हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू रियल टीचर। डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पोर्शन को, जो फरवरी 2022 का है। यह सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन एवं तार्किकता ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है? तो ऑप्शन ए सिर से पैर, ऑप्शन बी जटिल से सरल, ऑप्शन सी बाह्य से केंद्र, ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सिर से पैर। देखो, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विशेष से सामान्य की ओर नहीं चलता, तो ये ऑप्शन गलत होगा। विकास सरल से जटिल की ओर चलता है, जटिल से सरल की ओर नहीं चलता, इसलिए ये भी गलत होगा। और विकास केंद्र से बाह्य की ओर जाता है, बाह्य से केंद्र की ओर नहीं आता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है तथा डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है? तो ऑप्शन ए है जनसंचार माध्यम परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय और परिवार, ऑप्शन सी परिवार और विद्यालय, या ऑप्शन डी मुद्रित माध्यम और जनसंचार माध्यम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी परिवार और विद्यालय। परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी संरक्षण, या ऑप्शन डी विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असंतुलन। यदि एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे पा रहा है तो उन स्थितियों के बीच में असंतुलन स्पष्ट हो जाता है, और जब तक चीजें बेहतर तरीके से परिणाम नहीं दे पाती हैं, या यूं कहें कि जब तक एक स्कीम बेहतर तरीके से परिणाम नहीं दे पाता है तब तक वह असंतुलन की स्थिति पैदा करता रहता है, और जब वह बेहतर परिणाम दे देता है तो वह उसमें संतुलित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवेदी क्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। इसमें बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए था क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, या ऑप्शन डी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान करता है, ऑप्शन बी बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, ऑप्शन सी संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक उपकरण
अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेबाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन बी सहभागी अधिगम, ऑप्शन सी व्याख्यात्मक शिक्षण, या ऑप्शन डी उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहभागी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यचर्या, ऑप्शन बी पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, या ऑप्शन डी योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना। बाल केंद्रित शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। ऑप्शन बी एक सामान्य योग्यता है जिसकी कोई जैविकीय आधार नहीं है, ऑप्शन सी जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन डी कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिकथन ए है, अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है इसका, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर करता है। अभिकथन तो पॉजिटिव है लेकिन तर्क नेगेटिव है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन गलत हो जाएगा ये। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यही वाला ऑप्शन अपना सही होगा कि ए सही है यानी अभिकथन सही है और तर्क यानी आर गलत है। क्योंकि भाषा के विकास में परिवेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और तर्क में बताया है कि भाषा के विकास में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए ए गलत हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नर्म और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन डैश को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए जेंडर समानता, ऑप्शन बी जेंडर समता, ऑप्शन सी जेंडर शक्तिकरण, या ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये किसको बढ़ावा देते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करके, ऑप्शन बी उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, ऑप्शन सी उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, या ऑप्शन डी उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण यानी लेबलिंग व पृथक्कीकरण करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्कीकरण करके। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, ऑप्शन बी अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए शिक्षार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षाओं में प्रोन्नत करना या रोक देना, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता क्रम में वर्गीकृत करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप अपने शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, ऑप्शन सी कंठस्थीकरण, या ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वचिंतन या प्रतिबिंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का
निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन बी, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ऑप्शन सी, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। या ऑप्शन डी, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, चिकित्सीय। ऑप्शन बी, दानशीलता। ऑप्शन सी, सामाजिक। या ऑप्शन डी, मानवीय अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध करना चाहिए। या ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको चीजें दिखा दिखा कर प्रस्तुत की जाए, यानी दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया जाए। यानी मौखिक संप्रेषण जो है वो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? ऑप्शन ए, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन बी, अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से निष्क्रिय प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन सी, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। या ऑप्शन डी, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समस्या समाधान करने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी जिसको हम कहते हैं ADHD, तो डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? क्या करेगा? ऑप्शन ए, लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। ऑप्शन बी, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। ऑप्शन सी, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। या ऑप्शन डी, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो सीधी सी बात है, एडीएचडी में क्या होता है कि किसी चीज पर बच्चा बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, उसका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि बिना अंतराल वाले लंबी अवधि वाले व्याख्यान जो होते हैं उनमें बालक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिकथन ए है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है इसका, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से यानी सामूहिक रूप से ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अभिकथन और कारण दोनों पॉजिटिव हैं। कथन तर्क से जुड़ा हुआ है और तर्क यानी रीजन अभिकथन की पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फिर भी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए सही है लेकिन आर गलत है, गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? ऑप्शन ए, व्यवहार अनुकूलन। ऑप्शन बी, सहपाठी सहभागिता। ऑप्शन सी, अन्वेषण अधिगम। या ऑप्शन डी, पारस्परिक शिक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवहार अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है,
विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ऑप्शन ए निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन बी पुरस्कार और दंड, ऑप्शन सी जिज्ञासा और अन्वेषण या ऑप्शन डी कंठस्थीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिज्ञासा और अन्वेषण। जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? ऑप्शन ए अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन बी प्रकारात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण या ऑप्शन डी प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकारात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ऑप्शन ए वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो देखो, बाल विकास में यदि हम चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाते हैं, और बाल विकास में यदि हमने चीज़ों को नेगेटिव लिया तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए में कहा गया है कि वैकल्पिक अवधारणाओं पर कोई चर्चा किए बिना अनदेखी करनी चाहिए, नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन पॉजिटिव है, इसलिए ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत है क्योंकि दंड मिलना चाहिए बता रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, ऑप्शन बी समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, ऑप्शन सी नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, या ऑप्शन डी किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। देखो, इसके अलावा जिज्ञासा हुआ समझ को पैदा करने के लिए यानी समझ को और बेहतर बनाने के लिए, और कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए, ये सभी आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये सभी आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी असहायता का सीखा हुआ भाव, ऑप्शन सी गर्व, या ऑप्शन डी आशा। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी होगा, असहायता का सीखा हुआ भाव, क्योंकि वह बार बार असफल हो रही है इसलिए उसमें उसी तरीके का भाव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आप अपने शिक्षार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? ऑप्शन ए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, ऑप्शन सी ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के लिए अवसर देंगे, या ऑप्शन डी उस अवधारणाओं हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ऑप्शन ए नेगेटिव है कि उन्हें आप निष्क्रिय रूप से दोहराने के लिए कहेंगे। यहाँ पे बालक यदि निष्क्रिय हो जाएगा तो वह चीज़ों को दोहराता रहेगा लेकिन चीज़ें को समझ नहीं पाएगा और ना ही चीज़ों को सीख पाएगा। तो बालक को हमें सक्रिय रूप से चीज़ों को सिखाना है, लेकिन हमें बताना है कि एक अध्यापक होने के नाते आप किस चीज़ से बचेंगे कि बालक बेहतर तरीके से चीज़ें याद कर ले। तो उसके लिए है कि आप इस चीज़ से परहेज करेंगे कि कोई भी बालक निष्क्रिय रूप से चीज़ों को दोहराए नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए स्कूली माहौल, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संदर्भ, या ऑप्शन डी अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे
कि व्यक्तिगत कारक, तो व्यक्तिगत कारक केवल एक ही है, अनुवांशिकता। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अध्यापिका द्वारा प्रदान पद, ऑप्शन बी निराशा की भावना, ऑप्शन सी विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निराशा की भावना, जो अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है आपको यह क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।